डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, मंथली करंट अफेयर 5 तारीख है। तो चलिए, ये दिन है जब हम पिछले महीने के न्यूज को खंगालने की कोशिश करते हैं कि कौन एग्जामिनेशन में आ सकता है। जुलाई 2026 काफी मायनों में बहुत खास उथल पुथल भरा हुआ महीना रहा। यहाँ पे फिर से ईरान और अमेरिका में लड़ाई भड़क उठी, हॉर्मुज फिर से बंद हुआ, तेल के दाम फिर से बढ़े। विश्व की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, या ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहिए, बड़ी तो इंडिया कही जा सकती है, उसने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया और फ्रांस ने भी अपना नेशनल डे मनाया। ये महीना रहा फीफा वर्ल्ड कप का, जिसको स्पेन ने जीता और पूरे वर्ल्ड ने उसका मजा लिया। एक बहुत जबरदस्त वर्ल्ड कप फुटबॉल। इंडिया में भी फुटबॉल के मेरे जैसे कई दीवाने हैं जिन्होंने पूरे भरपूर इसका आनंद लिया। इंडिया में ये बहुत ही उथल पुथल का मंथ रहा, जहां पे कि इंस्टाग्राम के रील और पोस्ट से निकल के स्टूडेंट की जो बातें हैं, विचार हैं, मूवमेंट है, वो जमीन पे आ गई। एक नहीं बल्कि 100 से ज्यादा शहरों में, और उसने इंडियन पॉलिटिक्स को एक तरह से हिला के रख दिया। इन सभी बातों को हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। आइए देखते हैं मंथली करंट अफेयर राउंड अप, दुनिया को समझने की एक कोशिश इन जुलाई 2026। यदि आप यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं दिसंबर 2026 में, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर सेट या पीएससी कोई भी दे रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है अपने बेस को, अपने कॉन्सेप्ट को, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, इसके पहले कि आप टूट पड़े पीवाईक्यूए और मॉक टेस्ट सीरीज पे। बेसिक होना बहुत, बेसिक नॉलेज या कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये आप अपने से करते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि सर के साथ करने से थोड़ी और स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, ज्यादा फायदा होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच यूजीसी नेट, एंड विच विल बी यूजफुल ऑल्सो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर सेट पीएससी। आप इसमें अर्ली बर्ड का फायदा भी ले सकते हैं। अपने नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर को इस मेल आईडी में भेजें, POLSC हेल्प, इजी है, paulsciencehelp@gmail। आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और यदि आप किसी बुक के बारे में सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट और CUET PG, तो इससे अच्छी अफोर्डेबल रिसोर्स नहीं है। ये कोई बोस्ट नहीं है, कोई ईगो नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। यूजीसी नेट की जो एग्जाम गाइड है, इसके साथ में बेस्ट 1000 MCQ और एग्जाम गाइड फॉर पॉल साइंस एंट्रेंस टेस्ट एंड CUET PG गाइड एंड ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस, ये आप लोगों ने इस बुक को, इन बुक्स को सबसे अधिक पॉपुलर एग्जाम रिसोर्स बुक बनाया है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन सब की डायरेक्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, जहां से आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जुलाई महीने में इंटरनेशनल न्यूज क्या मैं खोज पाया हूं आपके लिए, पेपर्स को पढ़ के और डिफरेंट न्यूज को। लेट अस सी। सबसे पहले जो एक सीरीज चल पड़ी है, कई कंट्री जो हैं वो अपने टीनेज को, एडोलेसेंट को सोशल मीडिया के प्रभाव से बचाने के लिए बैन कर रहे हैं। उसमें जो लेटेस्ट यूरोपियन कंट्री है, मैं पूछ रहा हूं वो कौन है। यदि आप गेस कर पा रहे हैं तो ठीक, लेकिन वो कंट्री है फ्रांस। फ्रांस ने एक लेजिस्लेशन पास किया है जिसमें कि 15 साल से कम के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को नहीं देखेंगे। इससे ये भी पता लगता है कि सोशल मीडिया कितनी तेजी से हमारे बच्चों को अपने जद में ले रही है। और ये भी एक डिबेट का विषय है कि क्या इस तरह के बैन सही है, या हम उनको रोक रहे हैं एक सी ऑफ और ओशन ऑफ नॉलेज से। ये दोनों बातें अपने आप सही है। फ्रांस ज्वाइन करता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि अंडर 16, इंडोनेशिया एशिया में फर्स्ट कंट्री अंडर 16, इन दोनों ने भी बैन कर दिया है सोशल मीडिया को एडोलेसेंट के लिए। और कई कंट्री जो हैं, यूनाइटेड किंगडम और मेनी अदर कंट्रीज, वो उस दिशा में बढ़ रही हैं जहां वो सोशल मीडिया बैन करने को सोच रहे हैं टीनेजर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं, जिसके थ्रू हम लोग नॉलेज थोड़ी शेयर करेंगे, वो है कॉमनवेल्थ गेम। हमेशा से कॉमनवेल्थ गेम इंडिया के लिए बहुत सुखद न्यूज लेके आता है, क्योंकि हम उसके एक पावर हाउस हैं। पहले तो ये समझिए कि कॉमनवेल्थ गेम होता क्या है। करीब 54 देशों पे
नेशन पे कह लीजिए। एक समय में ब्रिटेन का शासन था कॉलोनियलिज्म के चलते, और वो सब जब आजाद हुए तो उन्होंने एक कॉमनवेल्थ बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ कोर्स यूनाइटेड किंगडम। और वो एक आपसी भाईचारा, सौहार्द, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड खेल कूद के थ्रू जो है अभी भी एक बॉन्ड को जो है रिलीव करते हैं, जिंदा रखते हैं। तो इसकी जो हर 4 साल पे होती है, इसका जो 23वां वर्सन है कॉमनवेल्थ गेम का, वो कहाँ हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो ये जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में होता है। आपको पता है कि स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड एंड इंग्लैंड, ये चारों मिलकर के यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। यहाँ पे ये जानना इंटरेस्टिंग है कि ग्लासगो जो है वो ओरिजिनल होस्ट नहीं था इसका। ओरिजिनल होस्ट जो है वो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया एक शहर है, उसको दिया गया था ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उसने कहा कि भाई इतना ज्यादा खर्चा हम नहीं कर पाएंगे, और चूंकि यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ का एक तरह से गार्जियन है, तो उसको लेनी ही थी जिम्मेदारी, तो ग्लासगो में हुआ। लेकिन चूंकि ये बहुत बाद में ये निर्णय हुआ, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इस बार की कॉमनवेल्थ गेम होगी ही नहीं। ऐसे में ग्लासगो ने बहुत ट्रंकेटेड, बहुत ही काट छांट के केवल 10 खेलों के साथ ये गेम को किया। इसके चलते भारत को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे जो फेवरेट खेल थे लाइक कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, वो सब इससे बाहर हो गए। फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो हम इंडिया न्यूज वाले सेक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज या क्वेश्चन कर लीजिए, विच कंट्री इज द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। ये महीना जैसे मैंने बताया, ये फीफा वर्ल्ड कप का महीना था। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों मिल करके इस खेल का आयोजन कर रहे थे। तीनों होस्ट थे। अमेरिका उस समय में ईरान से वॉर कर रहा था, आज भी वॉर कर रहा है। और बड़ी अजीब सिचुएशन थी कि ईरान वन ऑफ द फाइनलिस्ट टीम थी जो अमेरिका में खेल रही थी। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैव बीन द सिचुएशन। ये वर्ल्ड कप कई मायनों में बहुत खास रहा, बहुत ज्यादा गोल हुए, बहुत आक्रामक फुटबॉल देखने को मिला। और एक और बात कि जितने मेजर लीजेंड फुटबॉलर थे, चाहे वो मेसी हो, चाहे मैबापे हो, चाहे हालैंड हो, इवन रोनाल्डो, उन लोगों ने, या हैरी केन, उन लोगों ने काफी गोल किए। मतलब ये है कि स्टार चमके इसमें। मैं पूछ रहा हूं कौन से कंट्री ने इसको जीता, और वो जीतने वाली कंट्री आप यहाँ देख सकते हैं, ये है स्पेन। स्पेन हमेशा से फुटबॉल की पावर हाउस मानी जाती है। एक समय में इनके खेल को टीटी टाका कहा जाता था, क्योंकि ये एक दूसरे को पास देते थे और कभी बॉल को छोड़ते नहीं थे। ये वन ऑफ द ग्रेट अभी टीम है, उसमें बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं। इन्होंने अपने फॉर्म के अनुसार खेलते हुए अर्जेंटीना को, जो कि बहुत ही चमत्कारी ढंग से फाइनल में पहुंची थी, उसको उन्होंने हराया, मेसी के अर्जेंटीना को। ये भी आपको जानना चाहिए कि पिछली जो फीफा वर्ल्ड कप हुई थी वो कतर में हुई थी, और उसमें कब हुई होगी, 2022 में, 4 साल पे होती है। और उसमें मेसी की अर्जेंटीना ने जो है खिताब जीता था। इस बार भी मेसी ने पहुंचा तो दिया फाइनल में, लेकिन वो फाइनल में हार गए। तो स्पेन इज द विनर। Which country won ICC Women T20 World Cup 2026? Unfortunately, इंडियन मेन टीम के प्रदर्शन को हमारी वुमेन टीम नहीं दोहरा पाई, और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। अब आइए थोड़ी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हु इज केइको फुजिमोरी। मुझे पता है मेरे कई स्टूडेंट इनको नहीं जानते होंगे, हमें जानना चाहिए, ना केवल इस मोहतरमा को, लेकिन इनके कंट्री को भी। ये है न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। आप देख सकते हैं, इस नाम से ही आपको पता लगता होगा कि केइको फुजिमोरी जापानी है। आप ये भी वंडर करते होंगे कि ये पेरू, जो कि लैटिन अमेरिका में है, आप इसके मैप को देखिए, ये है यहाँ पे, ये सेंट्रल अमेरिका है, जहाँ निकारागुआ और ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर ये सब होती है। फिर उसके इधर जो है
यूएसए शुरू हो जाएगी, मैक्सिको फिर यूएसए। ये ब्राजील है, बहुत बड़ी कंट्री, और नीचे जो है छोटी छोटी कंट्री यूरुग्वे, पराग्वे है, और फिर अर्जेंटीना नीचे में है, चिली ऐसे लंबी सी ईस्ट में और वेस्ट में अर्जेंटीना। इसके यहाँ ऊपर में इक्वाडोर है, जहां से इक्वेटर पास करती है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, वहीं जहां से मेडुरो को अमेरिका ने उठा लिया था। बीच में पनामा देखते हैं, जहां पनामा नहर है। पेरू अच्छा खासा एक बड़ी कंट्री है। पेरू में एक दो चीजें जानने की बात है। पेरू से भारत का नाता क्या है? भारत का बहुत गहरा नाता है। यही पेरू के तट पे जो है समुद्री करंट उठती है, जिसका नाम होता है एक समय में अल नीनो, और कभी ला नीना। अब अभी तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये दोनों क्या है, लेकिन आपको पता है, आपने कई जगह पढ़ा होगा कि जब अल नीनो करंट उठती है पेरू के तट पे, तो हमारे यहाँ मानसून गड़बड़ होता है। जब उल्टा ला नीना जो ठंडी करंट है, जब वो बहती है, तो हमारे यहाँ बारिश अच्छी होती है। इस साल अल नीना गर्म समुद्री धारा बह रही है और हमारे यहाँ मानसून कमजोर है। अब दूसरा जो सवाल है कि यहाँ पे एक जापानी महिला क्यों प्रधानमंत्री है, उसका कारण है कि 1890 सब के दशक में जापान से लाखों लाखों लोग पेरू गए थे, वहां के गन्ने के खेत में काम करने के लिए और प्लांटेशन में काम करने के लिए। वो लोग वहां बसे, उनके बच्चे पेरू के हो गए, और उसी में से एक बच्चा जो है वो था पेरूवियन प्रेसिडेंट अल्बर्टो फुजिमोरी, जो बहुत फेमस प्रेसिडेंट थे पेरू के, वैसे बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए। उनकी बेटी है कैको, और वो भी पॉलिटिशियन है, और वो बनती है पेरू की राष्ट्रपति। हु आर कॉल्ड जेन जी और जूमर्स। अब आपको पता है मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं। ये महीना, जैसा मैंने बताया, ये जेन जी आंदोलन के नाम रहा भारत में। सीजेपी जो लीड कर रही थी, लेकिन इसमें बच्चे हर तरह के थे, छोटे बच्चे, उनके माता पिता, सिंपैथाइजर, सेलिब्रिटीज, और वो सब इकट्ठा हुए जंतर मंतर पे, कनॉट प्लेस पे, और 100 से ज्यादा शहरों में उनके समर्थन में लोग जुटे, बच्चे जुटे, और बहुत ही ऐतिहासिक एक घटना इंडिया में हुई। उसका क्या रिपरकशन होगा वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं था। आपको शायद लगे कि ये फर्स्ट टाइम है। जब इंडिया सेक्शन आएगी तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कब जो है इंडिया में जेन जी की एक मेजर आंदोलन हुई थी, जिसने इंडिया के पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। अभी तो चलिए ये जानते हैं कि ये जेन जी जो है, या जिसको जूमर्स भी कहते हैं, वो कौन है, किससे किस टाइम में जन्म लेने वाले जूमर्स हैं। तो जो जन्म लिया है, जिन्होंने 1997 से 2012 के बीच में, मेरे अधिकतर स्टूडेंट जो है इसमें आते हैं, वो जेन जी है। और यहाँ पे जब हम जेन जी को देख रहे हैं, तो ये जो डिफरेंट जनरेशन की जो कोहर्ट है, कोहर्ट उसको कहते हैं एक पूरा ग्रुप जो एक टाइम में पैदा होता है, बढ़ता है, बड़े होते हैं, लाइक दैट। तो ये जो पूरा जो एक नोमेनक्लेचर है जनरेशन का, आप इसको गौर कीजिए कि ये कोई भारत या एशिया से उपजी हुई नहीं है, ये अमेरिका स्पेसिफिक है। इसलिए बहुत सारे इसके जो नेम है वो अमेरिकन कल्चर से मैच करते हैं। हमारे कल्चर में उसकी कोई पैरेलल दिखती नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी एक ग्लोबल विलेज हो गई है पूरी दुनिया, सोशल मीडिया या इंटरनेट और एआई के जमाने में, इसीलिए शायद जेनजी हमारे यहाँ भी अर्बन जेनजी वैसे ही लगभग बिहेव करते हैं जैसे अमेरिका के। लेकिन यदि आप पुरानी जनरेशन को देखेंगे तो बहुत फर्क है ये नो नेम में और अपने यहाँ जो जनरेशन पाए जाते हैं। साइलेंट जनरेशन वो है जो 1928 से 1945, जिसमें डिप्रेशन हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन, उसके वो जन्म लेने वाले पीरियड है। साइलेंट जनरेशन मेहनत करने वाले बेबी बूमर्स हैं, जो अमेरिका में खुशहाली छाई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उस तरह के लोग हैं जो खूब मेहनत करते थे, खूब पार्टी करते थे, खूब पैसे कमाए। जनरेशन एक्स जो है वो 1965 से 1980 की वो जनरेशन है, जो एक अजीब जनरेशन है, जिसने कि टीवी को आते हुए देखा,
जिसने सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर देखा, पॉकेट ट्रांजिस्टर देखा, जिसने कि इंटरनेट को आते देखा, और वो इवन मोबाइल को आते देखा। तो वो एक पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन जनरेशन है। मिलेनियल जो है पहली जनरेशन है जो आगाज देती है, जिसको जेन वाई भी कहते हैं, न्यू 21st सेंचुरी की। और 81 से 96 तक के हैं। और मिलेनियल के जो जनरली बच्चे हैं वो जेन जी में आते हैं, जैसा मैंने बताया 97 से 2012। और जनरेशन अल्फा की भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है, जो 2013 से 2024 जो अभी बड़े हो रहे हैं। और उसके बाद जो जनरेशन होगी उसका नाम भी तय कर दिया गया है, जनरेशन बीटा, जो एआई जनरेशन होगी, फुल्ली एआई जनरेशन। व्हाट आर माइथोस 5 एंड फेबल 5? आप सोच रहे होंगे ये क्या भला है। यदि आप एआई की दुनिया से बहुत अनभिज्ञ हैं तो ये आपको पता नहीं होगा, अदरवाइज पता होगा। ये दोनों बहुत ही एडवांस्ड एआई मॉडल हैं जो डेवलप किया एंथ्रोपिक ने, जिसको कि क्लाउड के नेम से हम जानते हैं इंडिया में और पूरी दुनिया में। और अभी जो है चैट जीपीटी से भी आगे बढ़ चढ़ के एंथ्रोपिक जो है वो नाम कमा रही है अपने क्लाउड और डिफरेंट एआई मॉडल के चलते। उन्होंने डेवलप किया बहुत सुपर माइथोस एंड फेबल 5, जो कि कोडिंग का काम एक झटके में कर देती है। लेकिन उसको यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कह के बैन कर दिया कि केवल आप यूएस के नेशनल को इसे दे सकते हो, पूरे दुनिया में और किसी को नहीं। इस पे काफी बबेला मचा। एंथ्रोपिक ने हाय तौबा मचाई और उसने सबके लिए इसको जो है बैन कर दिया। लेकिन अब ये बैन हट चुकी है और सबको जो है माइथोस 5 एंड फेबल 5 एआई मॉडल जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि क्वेन 3.8 मैक्स एआई सॉरी एआई मॉडल जो कि मैच करती है माइथोस 5 एंड फेबल 5 को, वो किस कंपनी ने डेवलप किया है? आप गेस कर सकते हैं। यस, जो राइवल कर रही है यूएस को हर फील्ड में, तो एआई के फील्ड में भी कर रही है, और वो है चाइना। चाइना में एक कंपनी है अलीबाबा। हम लोग इसको जानते हैं कि वहां पे अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे नहीं है, वहां अलीबाबा है अपनी उसकी। और उसी कंपनी ने जो है क्वेन 3.8 मैक्स एआई मॉडल को डेवलप किया है। नेक्स्ट देखिए कि इस मंथ में दो मेजर कंट्री ने अपने इंडिपेंडेंस डे या नेशनल डे को सेलिब्रेट किया। उसमें से एक है यूएसए, दुनिया की सुपर पावर। मैं पूछ रहा हूं कि उनका इंडिपेंडेंस डे किस दिन मनाया जाता है? ये हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 4 जुलाई 1776 को, इस डेट को, जो वहां की जो पार्लियामेंट थी उसने एक अडॉप्ट किया रिजोल्यूशन कि हम इंग्लैंड से अलग होते हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड ने 13 कॉलोनी वहां बनाया था, अमेरिका और कनाडा मिला करके। और उसमें से 13 कॉलोनी ने मिल करके जो है फैसला किया कि हम ग्रेट ब्रिटेन से अलग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, और वो इंडिपेंडेंट हो गए सब जुलाई 4 1776 को। और उसी की याद में हर साल इंडिपेंडेंस डे यूएसए की मनाई जाती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होती है नाटो की, जुलाई में। वैसे आपको पता है कि नाटो एक घोर संकट से घिरा हुआ है, क्योंकि जो उसकी सबसे बड़ी पावर है, जिसको बैकिंग है यूएसए का, वो खुद नाटो से दुखी है कि उसने उसका साथ ईरान वॉर में नहीं दिया। इसके अलावा नाटो यूक्रेन में घिरी हुई है, यूएस की मदद चाहती है। ऐसे अनईजी सिचुएशन में 2026 का नाटो समिट एक ऐसे जगह होता है जो खुद बहुत कंट्रोवर्शियल कंट्री अभी बन गई है। मैं पूछ रहा हूं कहां और कब हुआ? और वो है अंकारा, तुर्की की राजधानी। अंकारा है, चेक कर लीजिएगा, इस्तांबुल या अंकारा, मुझे लगता है अंकारा। तुर्की की राजधानी। तुर्की के जो रॉडगॉन है, आपको पता है बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। वो इजराइल से भी उनकी तानातानी चलती है। उनका कुछ पार्ट एशिया में है, कुछ पार्ट यूरोप में है, बड़ी पिकुलियर कंट्री।
तो वहां पे जो है जुलाई 7-8 को जो है नाटो समिट होती है। चाइना ने क्या किया इस बीच में कि एक बहुत लंबे रेंज का 7300 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का प्रक्षेपण किया, लॉन्च किया, और वो भी कहा साउथ पैसिफिक में। इससे पूरी दुनिया काफी दुखी हुई। कई लोगों ने कहा कि इसने एक ट्रीटी को जो है तोड़ा है। वो ट्रीटी का क्या नाम है मैं पूछ रहा हूँ। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा। रारोटोंगा ये 1985 में एडॉप्ट होता है, और इसमें यह कहा गया था कि साउथ पैसिफिक को एक न्यूक्लियर फ्री जोन रहने देना है। चूंकि चाइना ने इस साउथ पैसिफिक में मिसाइल दागा, तो कई लोगों का कहना है कि ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा को उन्होंने तोड़ा, जिसके वो भी सिग्नेटरी थे। हर जो हमारी मंथली आती है वीडियो, उसमें जो डिफरेंट साइक्लोन होते हैं उसको हम लोग जरूर देखते हैं। उन्होंने जो विविस्का की है उसके नेम बहुत ही पिकुलियर होते हैं। इस महीने की जो साइक्लोन है, जिसको चूंकि ये ईस्टर्न एशिया में है, ईस्ट एशिया में, तो वहां साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। तो मैं पूछ रहा हूं कि उस टाइफून या साइक्लोन का क्या नाम है जिसने जुलाई के महीने में फिलीपींस और चाइना को रॉक कर दिया, बहुत परेशान किया। इसका नाम है टाइफून बाभी। आपको पता है इसके नेम कैसे दिए जाते हैं, मैंने कई बार बताया है। आप देख सकते हैं एक केवल फोटोग्राफ की किस तेजी के रफ्तार से जो है लग रहा है कि ये पेड़ टूट पड़ेगा। अब आइए देखें कि फ्रांस जो है वो अपनी नेशनल डे भी जुलाई में मनाता है। नेशनल डे, नॉट इंडिपेंडेंस डे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। वो कौन सा दिन होता है और क्यों मनाता है? वो दिन है 14 जुलाई। उस दिन हुआ क्या था कि बास्तिल, एक वहां पे जेल थी, जैसे समझिए तिहाड़ जेल दिल्ली में, और 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दिन उस बास्तिल के जो किला था जिसमें जेल था, जो कॉमन पीपल थे वो पूरे जुलूस के शक्ल में गए और उन्होंने तोड़ दिया गेट और सारे कैदियों को कर दिया रिहा। और उसके बाद से वो बैठ गए धरने पे और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वहां नारा दिया गया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और पूरी दुनिया बदल गई। पूरी दुनिया में जो है डेमोक्रेसी की लहर फैली, और ये जो नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो भारत तक में आया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल तक में वो इंस्क्राइब किया गया। उसी दिन की याद में इसको सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल डे, जुलाई 14, बास्टिल डे। विच, यहां देखिए कैसी लाइटिंग हो रही है फिल टावर पे उस, और यहां बास्टिल को दिखाया भी जा रहा है। विच फेमस वॉर, नॉट वॉच, locally called Malvinas War, was fought between England and Argentina। और ये वॉर जो है बहुत कारणों से अभी चर्चा में आया है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मैच था। मुझे लगता है सेमीफाइनल, चेक कर लीजिएगा, या क्वार्टर फाइनल, और उसमें सेमीफाइनल, और उसमें अर्जेंटीना जीतती है, बहुत ही ड्रामेटिक वे में जीतती है। लेकिन आपको पता है जीतने के बाद जो है सभी नारा क्या लगाते हैं? मालविनास, मालविनास। अब ये मालविनास है क्या, क्या भला है? क्यों अर्जेंटीना के प्लेयर मालविनास को याद कर रहे थे? मालविनास, अब मैं आगे आंसर में बताता हूं। ये देखिए, ये है अर्जेंटीना। अभी आपने पेरू देखा, ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के बगल में ये मुझे लगता है अटलांटिक ओशन होगी, दिस वन। और यहाँ पे जो है एक साउथ अटलांटिक होगी ये, और यहाँ फॉकलैंड आइलैंड है। इसको इंग्लिश में फॉकलैंड कहते हैं, और अर्जेंटीनीज भाषा में इसको मालविनास कहते हैं। आइजलेस मालविनास, या फॉकलैंड, अंग्रेज उसको फॉकलैंड कहते हैं। ये दो पार्ट में बटी हुई है, वेस्ट फॉकलैंड और ईस्ट फॉकलैंड। ये आपको पता है कि इंग्लैंड तो पूरी दुनिया पे राज करता था, तो ये फॉकलैंड जो है वो आइलैंड उसके कब्जे में था, उसने वहां कुछ बेस वेस बना रखा था।
तो अर्जेंटीना कहता था कि भाई ये तो हमारा आइलैंड है, जैसे अभी अंडमान निकोबार हमारा है। तो उसको लेके टसल हुआ और एक जो मिलिट्री रूल थी अर्जेंटीना में उस टाइम में 1982 में, उसने इसको हथिया लिया। अब वो तो इंग्लैंड तो हजारों किलोमीटर दूर है, उसने सैनिक कार्रवाई की और अपने में मिला लिया, जैसे हम लोगों ने गोवा को मिला लिया। अब इंग्लैंड ने अपनी सेना भेज दी, वहां जहाजी बेड़ा, और एक लड़ाई चली और इंग्लैंड जीत गया, अर्जेंटीना हार गया। और वो मालविनास या फॉकलैंड आइलैंड फिर ब्रिटेन के पास ही रहा, और इसको कभी जो है अर्जेंटीना भूल नहीं पाया। उसके बाद वहां के मिलिट्री शासन भी ध्वस्त हो गई इसी बात पे। और जब भी इंग्लैंड के साथ उनका टसल होता है तो मालविनास फिर से चर्चा में आ जाती है, फॉकलैंड हुआ है। उस समय में ध्यान दीजिए कि आयरन लेडी मार्गरेट थैचर वो रूल कर रही थी ब्रिटेन को। अब आइए देखते हैं हम लोग भारत के समाचार जो जुलाई में एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट मुझे लगे। पहला क्वेश्चन जो है मैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे पूछ रहा हूं। आपको पता है कि इंडिया में इसके पहले 44 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे। यहाँ पे यूनेस्को जो है हर साल अपनी एक बैठक करती है, उसमें पूरे दुनिया में वो एंट्री करती है हेरिटेज साइट की, जिसको संरक्षण चाहिए, जो कि हमारी धरोहर है। इसके अलावा जो हमारी कल्चरल धरोहर है, इनविजिबल कल्चरल ट्रेडिशन जैसे कुंभ, उन सब की भी लिस्टिंग करती है। कई और कल्चरल एस्पेक्ट की वो लिस्टिंग करती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैं पूछ रहा हूं कि अभी जो लेटेस्ट 2026 में जो एंट्री हुई है यूनेस्को को, उसमें भारत का एक बहुत ही प्रमुख स्थान को लिया गया है, वो कौन सी है? और वो है सारनाथ, जो कि यूपी में है। सारनाथ बहुत ही फेमस है बुद्धिज्म के दृष्टिकोण से देखें तो। यहाँ पे यदि आप पढ़ लेना इसको, यहाँ पे ही जो है गौतम बुद्ध ने पहली बार जो है अपना पहला सरमन या ज्ञान दिया था अपने अनुयायियों को, जिसको कि हम टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा कहते हैं। धम्मा कक्का पत्ता बना, तो वो जो है उन्होंने वहां पे वो भाषण दिया था सारनाथ में। यहाँ ये भी जानना इंटरेस्टिंग है कि इसको 28 साल लगे, क्योंकि 28 साल पहले ये जो है भारत ने इसको जुड़वाया था यूनेस्को के टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में, लेकिन 28 साल बाद यूनेस्को ने इसको माना। ये आप इसका फोटो देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया रैन बिटवीन विच सिटी एंड विच डे? प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई और इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन। अब आप सोचेंगे ये हाइड्रोजन ट्रेन क्या भला है, मैं बताता हूं। पहले देख लीजिए, ये दौड़ती है जिंद और सोनीपत के बीच में, जुलाई 17 2026 को। हाइड्रोजन ट्रेन का मतलब केवल इतना ही होता है कि इसमें जो ईंधन होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन होती है। ग्रीन हाइड्रोजन कहते किसको है? हाइड्रोजन निकाला जाता है वाटर H2O को इलेक्ट्रोलिसिस करके, तोड़ के इससे हाइड्रोजन निकाला जाता है। यदि ये तोड़ने में काफी बिजली खर्च होती है, यदि ये बिजली सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी से आए, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और उससे जब उस ईंधन से जब कोई बस चलती है तो ग्रीन हाइड्रोजन बस कहते हैं, ट्रेन चलती है तो ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन विच कंट्री एंड इंडिया वेर ऑफिशियली एलिवेटेड टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप? इंडिया बहुत सारे कंट्री के साथ अपने पार्टनरशिप को बहुत ऊपर ले जा रहा है। उसमें से न्यूजीलैंड के साथ इंडिया ने जुलाई के महीने में अपने पार्टनरशिप को एलिवेट कर दिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में। अच्छी बात है, न्यूजीलैंड के साथ हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है हाल। What is the name of the stealth frigate which joined Indian Navy in July 2026? Stealth का मतलब होता है चोरी छिपे, मतलब वो शांति से दुश्मन पे ये जो है समुद्री जहाज हमला कर सकते हैं। तो इसका नाम है INS महेंद्रगिरी। और दूसरा क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट विच ज्वाइन इंडियन नेवी इन जुलाई 2026? अब एंटी सबमरीन मतलब कि जो जो सबमरीन के अगेंस्ट में लड़ सके। अब तो पता है आपको, सबमरीन वॉर होता है जो कि पानी के नीचे पनडुब्बी, और वो वहीं से वॉर करते हैं, छोड़ते हैं टॉर्पीडो। और अभी अमेरिका ने इसी मेथड से जो है ईरान का जो देना था उसको डुबा दिया था हिंद महासागर, हमारे तट के बहुत पास में। तो उससे उस तरह से लड़ने के लिए जो है ये
आईएनएस मालवान जो है, आप आईएनएस मालवान को देख सकते हो शैलो वाटर में भी, मतलब बहुत कम यदि पानी हो समुद्र में तट के पास, तब भी ये जो है वहां पे फ्लाई कर सकता है और वो लड़ सकता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टेस्ट लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ। आप देख रहे होगे लगातार न्यूज में जो है हमारी मिसाइल और जो सब एंटी सबमरीन वॉरफेयर की जो समुद्री जहाज है, या जो अदर समुद्री जहाज जो जिसको लड़ाकू जहाज बोलते हैं उसके बारे में, बिकॉज जो अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जितनी कॉन्फ्लिक्चुअल वर्ल्ड में हो रही है, लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हो रहे हैं और हम दोनों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, अमेरिका ऑफ कोर्स हमारा कोई भरोसेमंद साथी नहीं है, और रूस भी अब पता नहीं कहाँ है, वो तो चीन के पाले में दिखता है। ऐसे में भारत को अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है और कुछ भी नहीं। इसके चलते ये सब आप न्यूज देख रहे हो। सो मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टेस्ट लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब होता है कि ये ग्राउंड से छोड़ी जाती है मिसाइल और ये एयर में वॉर करती है। सरफेस टू एयर का मतलब है कि ये डिफेंस के लिए जो है यूज होगी, एयर में जो मिसाइल उधर से आएगी उसको ये मार गिराएगा। इसका नाम है कुशा। कुशा आप देख सकते हो, कुशा मिसाइल की टेस्ट लॉन्च डीआरडीओ ने की। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी के चीफ थे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति बने थे, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। Which Indian cricketer was included into the prestigious ICC? आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, हॉल ऑफ फेम इन जुलाई 2026। ये क्रिकेटर बहुत ही फेमस है, बहुत कंट्रोवर्शियल भी हैं। इन्होंने शर्ट खोल के लहराया था इंग्लैंड के कहा लॉर्ड्स में, जब इंडिया ने फेमस जो वनडे ट्रॉफी जीती थी। ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे अब तक कि ये हैं सौरव गांगुली, जिनको कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई। बहुत इज्जत की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज इंडिया चेस लीजेंड हु टुक चार्ज एज इंटरिम फिडे। फिडे जो है चेस की जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट। तो फिडे के जो इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे कौन चेस के लीजेंड, थोड़े लैंग्वेज यहाँ गलत है, और कौन हो सकता है इंडिया का सबसे जो महान चेस प्लेयर है, आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। यस, विश्वनाथन आनंद, जो मल्टीपल टाइम जो है वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं। विश्वनाथन आनंद केवल एक महान चेस लीजेंड ही नहीं है, वो एक बहुत ही हम्बल, बहुत सुशील व्यक्ति भी है। कभी आप उनका इंटरव्यू सुनो तो आपको समझ में आएगा कि ह्यूमिलिटी किसे कहते हैं ग्रेटनेस के साथ। Which badminton player became first Indian woman to win the Japan Open title? ये इस प्लेयर के लिए जो कि वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं और वर्ल्ड की कभी नंबर 1 प्लेयर तक रही हैं, इंडिया की हैं। इनके लिए ये विन जो है बहुत बड़ी विन थी। 7 साल में 2019 के बाद पहली बार इस खिलाड़ी ने कोई सुपर, BWF कहते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो सुपर चैंपियनशिप होती है, उसमें जापान ओपन है, चाइना ओपन है, लाइक दैट, उसको उन्होंने जीता था जिसमें टॉप प्लेयर्स थे। और ये प्लेयर है पीवी संधू, पुरसला, वी देख लेना क्या है, पुरसला सिंधु। ऑफ कोर्स सिंधु, पीवी सिंधु ने और साइना नेहवाल ने, इन दोनों ने हम लोगों को इतनी खुशी दी है। पिछले 10-15 सालों में इन्होंने इंडिया का मान, या 20 सालों में बहुत दोनों खिलाड़ियों ने ऊपर किया है। और अभी आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि एक 17 साल की बच्ची ने अभी जो है ताइपे ओपन जीता है। नाम मैं फर्स्ट नेम भूल रहा हूँ, शर्मा कह लीजिए, शर्मा उनका सेकंड नेम है, टाइटल है। और मैंने वो हाईलाइट देखा कल, मुझे बहुत गर्व हुआ और मुझे ये फील हुआ कि आफ्टर साइना नेहवाल और पीवी संधू एक तीसरी खिलाड़ी हैं जो हमें बहुत सालों तक बहुत ही आनंद देने वाले हैं, बहुत गर्व का क्षण वो महसूस कराएंगे। What is the final standing of India in the recently concluded 23rd Commonwealth Game? मैं कह रहा था ना कि आपको मैं बताऊंगा। 23rd कॉमनवेल्थ गेम जो मैंने बताया कि बहुत हड़बड़ी में ग्लासगो यूके में होती है, क्योंकि विक्टोरिया शहर
ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज कर देता है बढ़ते हुए खर्चे को देखते हुए, और एक ट्रंकेटेड केवल 10 खेलों का एक छोटा सा कॉमनवेल्थ जल्दी से आयोजन किया जाता है, जिसमें इंडिया के लिए करने को बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी जो फेवरेट गेम थे लाइक कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, सब गायब थे। लेकिन फिर भी इंडिया ने बॉक्सिंग के बदौलत और एथलेटिक्स के बदौलत कमाल कर दिया, और वो जो है चौथा स्थान लेकर के आई। हमने उसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते, 39 मेडल, और केवल हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा से पीछे रहे। आप यहाँ ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट कि ये तीनों कंट्री जो हैं इंडिया से ऑलवेज आगे रहते हैं ओलंपिक में भी। हो सकता है कनाडा को हम थोड़ा पीछे भी छोड़ सकते हैं, यदि थोड़ा हमारे पक्ष में खेल होते तो। बहुत ही अच्छा, और सबसे जो एक स्टुपेंडस सक्सेस यदि आप कहिए तो वो बॉक्सिंग में थी। वहां पे हमारे 10 प्लेयर फाइनल में पहुंच गए। कैन यू इमेजिन, 10 प्लेयर, और उसमें से 7 ने गोल्ड और 3 ने सिल्वर जीता। कमाल की, और पहली बार हम लोगों ने जूडो में भी गोल्ड मेडल जीता। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हु इज अनुराग जैन? अब थोड़ी हम लोग देखते हैं गवर्नेंस में कुछ जो नए लोगों को अपॉइंट किया गया है। उसमें से एक है प्रमुख नीति आयोग के सीईओ, जो कि बहुत तेजी से बदल रहे हैं, अभी पता नहीं क्या हो रहा है। वहां पे अनुराग जैन जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनको लाया गया है। लेट अस होप कि कुछ इससे अच्छा नीति आयोग में हो सके। हु इज आसवत एस? आसवत एस जो है एक बहुत ही यंग चेस प्लेयर है, और इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया है चेस में। आज हम पावर हाउस बन गए हैं चेस के, और उसमें एक और ग्रैंड मास्टर को हमने जोड़ा है। वो है 17 साल के कन्याकुमारी से आने वाले इंडिया के 98 आप समझिए, हमने करीब 100 के करीब ग्रैंड मास्टर दिया है। शायद ही किसी कंट्री का ऐसा दबदबा हो रसिया के अलावा। सो इन्होंने जीएम ग्रैंड मास्टर नॉर्म फीडे की बहुत ही टफ होती है, आपको कुछ टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है बहुत हाई लेवल पे, तो आपको ग्रैंड मास्टर एक पॉइंट मिलती है, उसको इलो रेटिंग बोलते हैं। तो वो इलो रेटिंग इन्होंने हासिल की, और इंडिया के बन गए 98 ग्रैंड मास्टर आसवत एस। आगे आप इनके बारे में बहुत कुछ सुनेंगे। अब मैं पूछ रहा हूं कि इंडिया का फर्स्ट जो है एआई पावर्ड बर्ड सैंक्चुअरी एंड इको नेचर पार्क कहाँ है? अब अभी तो देखिए एआई एक फैड की तरह है, एक मतलब एक हवा है, हर चीज एआई एआई। अब एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी क्या होगी? पहले चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है थाने, जो मुंबई के बगल में है, वहां पे थाने क्रीक है। क्रीक मतलब पानी जो है दोनों तरफ, और थोड़ी सी जमीन ऊपर में एक क्रीक कहते हैं, तो वो एक बांटती है पानी को। तो उस क्रीक में जो है एक फ्लैमिंगो पार्क है, फ्लैमिंगो सेंचुरी है महाराष्ट्र में। आप देख सकते हो ये फ्लैमिंगो बर्ड आप दिख भी रहे हैं यहाँ। तो वो एआई पावर्ड है। एआई पावर्ड क्या होगी? मतलब आप हर जगह सेंसर लगा दो, उस सेंसर से जो है बर्ड के बारे में, कब वो आते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, वो सब को ले लो, उसका पूरा इन्वायरमेंट जो है, और फिर उसको एक सेंट्रल सर्वर में डालो, और वहाँ डेटा एनालिटिक करो जैसे एआई में करते हैं, और उससे फिर कंट्रोल करो। बहुत चीजें खुद ही चलने लगेंगी, कहीं फैन चलना है, कहीं पे कोई और एक्शन लेनी है, दैट इज कॉल्ड एआई पावर्ड। तो ये जो है पहली एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी एंड इको नेचर पार्क है। Which Indian judge led a UN Independent International Commission of Inquiry report detailing severe violation against Palestinian children by Israel? ये जज बहुत खास हैं। ये उड़ीसा के चीफ जस्टिस से रिटायर किया इन्होंने, लेकिन ये फेमस हुए थे जब दिल्ली दंगे की बात हुई थी, और इन्होंने सुनवाई के दौरान जिस तरीके से न्याय का पक्ष लिया था वो देखने लायक था। बट ऑफ कोर्स कई बार आपको पता है कि जो सत्ता का ऐसा नेचर होता है, चाहे कोई भी हो, सत्ता जो है थोड़ी सी अनर्व होते हैं ऐसे जजेस से, और इनको थोड़ा पनिशमेंट भी, ऐसा कई लोग कहते हैं, मिला, और फिर इनका दिल्ली से ट्रांसफर हुआ। तो ये एक न्यायप्रद सोशल जस्टिस को मानने वाले जज माने जाते रहे हैं। तो उनका जो है बाद में जब वो चीफ जस्टिस बने, उड़ीसा के, रिटायर कर गए, तो दुनिया ने उसको जो है उनको एक्सेप्ट किया, और यूनाइटेड नेशन ने उन्हें एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी का चेयरपर्सन बना दिया। उस इंक्वायरी कमीशन का काम था कि
इज़राइल ने जो ह्यूमन राइट वायलेशन किया है फ़िलिस्तीन में, जहाँ गज़ा में, उसका अध्ययन करना। और वो रिपोर्ट उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में उसको जारी किया। जगह-जगह पूरे दुनिया भर में उन्होंने इंटरव्यू दिए और पूरी दुनिया ने एक ऑथेंटिक रिपोर्ट के बेसिस पे ये जाना कि इज़राइल ने क्या ह्यूमन राइट वायलेशन किया है। मैं पूछ रहा हूँ वो जज कौन है? वो जज हैं जज मुरलीधर। और इन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छा इंडिया के लिए एक नाम कमाया है, क्योंकि इंडिया के जज को ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी का चेयरपर्सन गर्व की बात थी, और इन्होंने अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किया है, उससे इंडिया का सर ऊंचा हुआ है। हु इज तीजन बाई? हमें जरूर याद करना चाहिए तीजन बाई को। हो सकता है आप सब भूल गए हो, हम लोग सब भूल गए हो, लेकिन एक समय में तीजन बाई का जादू जो है वो सर चढ़ के बोलता था। ये है तीजन बाई, जिनकी मृत्यु अभी हाल में हुई है। ये एक फोक डांस इन्होंने डेवलप किया था, पांडवानी। पांडवानी मतलब पांडवों की कहानी, महाभारत। और उसको वो एक झनकार के साथ हाथ में जो है लेके बजाती थी, और वो इतना अच्छा गाती और बजाती थी कि पूरे देश जो है उस पे झूमने लगा था। तीजन बाई, उनको एक छोटी सी श्रद्धांजलि हम लोग इस वीडियो में दे रहे हैं। What is the name of India's first indigenous beyond visual range air to air missile BVR AAM family developed by the DRT? अगेन मतलब कि वही जो हम अभी सामरिक रूप से अपने को स्ट्रांग कर रहे हैं, उसके एक और कवायद आप देख सकते हैं। ये जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब कि विजुअल रेंज कितना, कितने दूर तक आप देख सकते हैं, 1-2 किलोमीटर। उससे दूर जो है एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब एयर से छोड़ी जा सकती है किसी रॉकेट या हवाई जहाज से, और एयर टू एयर जो है ये बात करती है। इसका नाम है अस्ट। आप देख सकते हैं, एयर टू एयर, इसको आप अस्ट MK2 इंडिया स्काई वॉरियर। What is TREDS? Trade Receivable Discounting System. ये इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी में। देखिए, ये इसको चलो ये तो पढ़ लेना जो भी इसमें है, लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात ये कहता है। क्या कहता है? ये बहुत ही अच्छी सिस्टम है और ये बहुत जगह चलता है। इस टाइप की काफी सिस्टम जो है इंडियन इकोनॉमी में है। पहले हुंडी उंडी होती थी, उसी टाइप का है। इसमें क्या है कि जो एमएसएमई है, छोटे छोटे कारोबार करने वाले, उसको माइक्रो एंड स्मॉल, मीडियम स्मॉल बिजनेसेस कहते हैं। सो वो लोग जो है, कोई मान लीजिए अपना सामान बेचा, मान लीजिए किसी ने जो है ईंट बेचा किसी को, और उसको जो है मिलना था 10 लाख रुपया। तो जो ईंट का खरीदार है ना, वो उसको एक पेपर देता है, ट्रेड रिसीवेबल देता है। वो कहता है कि ये 10 लाख का जो है आप ये कागज ले लो, और आपको हम 10 लाख तो आपको हम देंगे, लेकिन 3 महीने बाद देंगे। इसी टर्म पे जो है वो खरीदारी हुई थी। तो वो पेपर वो लेके बेचारा बैठा रहता है, 3 महीने तक वेट करता है। लेकिन अभी आरबीआई ने कहा कि उस पेपर को आप जो है बेच सकते हो लार्ज कॉर्पोरेट बायर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कंपेटिटिव बिडिंग से। अब मान लीजिए कि एसबीआई बोलता है कि तुम ये पेपर हमको दे दो, 10 लाख रुपया तुमको मिलना है ना 3 महीने बाद, तुम अभी हमको ये पेपर दे दो, हम तुमको 9,90,000 रुपये दे देते हैं, 9.9 लाख दे देते हैं। 10,000 रुपये रख लिए। वो क्यों रख लिए? क्योंकि तुमको 3 महीने बाद मिलेंगे, हम तो अभी पैसे दे रहे हैं, तो तुम ले लो। और एसबीआई उसको अपने पास रख लेगा, और 3 महीने बाद जो है वो बायर को देगा, और बायर जो उस एमएसएमई का बायर था वो उसको 10 लाख रुपए दे देगा। एसबीआई ने 10,000 रुपये कमाए इंटरेस्ट के फॉर्म में, एमएसएमई को जो है तुरंत 9.9 लाख रुपीज मिल गया। ये एमएसएमई को कैश फ्लो में हेल्प करेगा, और ये बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने कहा, ये बहुत बरसों से इस टाइप की जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंडियन मार्केट में चलती हैं, लेकिन आरबीआई इसको लेके आई है एमएसएमई के लिए। ये बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में और थोड़ा पढ़ लेना, जिससे कि आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में इसको हल कर पाओ। यहाँ पे थोड़ी ना हम लोग इस पे देख लें कि अभी मौसम बहुत ही खराब है दिल्ली और उसके आसपास। तो ऑरेंज अलर्ट क्या होता है, चलो ये देखते हैं। ऑरेंज अलर्ट जो है वो ऑफिशियल वार्निंग है कि भाई मौसम जो है बहुत ही खराब हो रहा है, आप थोड़ा प्रिपेयर रहो, वर्स भी हो सकता है। इसके पहले एक येलो अलर्ट होता है। आ, उसका मतलब ये है कि ये ऑरेंज से थोड़ा हल्का है, पोटेंशियली जो है एडवर्स वेदर हो सकता है, बी अवेयर, स्टे अपडेटेड एंड एक्सरसाइज कॉशन।
और ऑरेंज के आगे रेड होता है मतलब सीवियर, या तो बहुत साइक्लोन आ रहा है या हीट वेव आ रहा है, मतलब कि आप तुरंत एक्शन लो, कहीं पे छिप जाओ, आपका लाइफ डिसरप्ट होने वाला है। एंड इसके अलावा ग्रीन तो मतलब कि अच्छा है, तो ग्रीन ऑरेंज येलो, ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड अलर्ट ये जो जारी करती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करती है। अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स? ये जो है एक तरह से ये बताता है कि भारत दुनिया के और देशों की नजर में हमारे नागरिक कितना ज्यादा आसानी से दूसरे देशों में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं ऑल। यदि इसका हम देखें जवाब, तो दो तरह के पासपोर्ट इंडेक्स है, एक नहीं। एक जो है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है, जो निकालती है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन, जो कि कई सारे क्राइटेरिया पे आधारित होते हैं। केवल वीसा नहीं कि आप कहाँ पे, आपको जो है कितनी कंट्री में वीसा फ्री एंट्री मिलती है। तो यदि हम ओवरऑल देखें तो इंडिया का रैंक बहुत अच्छा नहीं है, 125वां 197 कंट्री में, और स्वीडन जो है टॉप पे है। यदि हम हेनली की पासपोर्ट इंडेक्स देखें, जो कि एक स्पेसिफिक इश्यू पे केवल निकालती है कि कितनी कंट्री में इंडिया के लोग जो हैं वो वीसा, बगैर वीसा के ट्रेवल कर सकते हैं, तो इसमें देखें तो भारत का 80वां रैंक है और सिंगापुर टॉप पे आती है। यदि आपका सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप बहुत सारे कंट्री में बिना वीसा के जा सकते हो। वीसा जो है वो परमिशन है। यदि आपको यहाँ से मान लो अमेरिका जानी है, तो आप पासपोर्ट लेके नहीं पहुंच सकते हो, आपको अमेरिकन सरकार से परमिशन लेनी होगी अमेरिका के बॉर्डर में घुसने की। उस परमिशन को वीसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट सैटेलाइट विच वाज लॉन्च्ड इन जुलाई, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय प्राइवेट कंपनी, थोड़ा लैंग्वेज गलत है लेकिन ऐसे देखो कि इंडिया में जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, फर्स्ट टाइम, इसरो अभी तक करती थी, श्रीहरिकोटा से फर्स्ट टाइम छोड़ा गया, ये प्राइवेट कंपनी है। इसका नाम क्या है मैं पूछ रहा हूँ, ये काफी, इसका नाम प्रधानमंत्री ने लिया अपने वक्तव्य में, क्योंकि इसको भी खड़ा करने में युवाओं का हाथ है, तो उन्होंने युवाओं के संदर्भ में कहा कि देखो इस कंपनी को। इस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, और इसके बारे में यहाँ दी गई है। जुलाई 18 का दिन होता है, मिशन आगमन इसका नाम रखा जाता है, और फर्स्ट प्राइवेट इंडियन ऑर्बिटल लॉन्च किया जाता है, और तीसरी कंट्री भारत बनती है यूएस और चाइना के बाद, जहां की प्राइवेट सेक्टर ये मुकाम हासिल करती है सैटेलाइट लॉन्च करने का। बड़ी बात। इससे पहले डियर स्टूडेंट कि मैं आपको जुलाई के इंपॉर्टेंट डेट से अवगत कराऊं जो एग्जाम में आ सकता है, अभी जो इंडिया में जेनजी मूवमेंट हुई है उसके पीछे चलते हैं। ऐसा कई लोगों को, आपको, आप लोगों को लगता होगा कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जेनजी मूवमेंट हुई है। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसमें छुपा हुआ है इस बात का जवाब, और उसके थ्रू अपने ही पॉलिटी को समझने का और उसमें स्टूडेंट के रोल को समझने का एक जरिया। मैं पूछ रहा हूं कि नव निर्माण मूवमेंट 73-74 में गुजरात में हुई थी, वो किस इशू पे हुई थी? चलिए, ये तो छोटा सा सवाल है। ये इशू थी प्राइस राइज एंड करप्शन। हुआ ये था कि एक एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज थी, उसके हॉस्टल में फीस बढ़ा दी गई और बच्चे आंदोलित हो गए। शुरुआत एक छोटे से इशू से हुई, जैसे यहाँ पे भी कि नीट की पेपर लीक बार बार होती है, लेकिन ये जंगल में आग के जैसे जो है पूरे गुजरात में फैली, अहमदाबाद से शुरू होके, और मामला बैड गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस और करप्शन पे चला गया। और यहाँ पे बात आ गई, आप यहाँ आंदोलनकर्ता छात्रों को देख सकते हैं, आपको लगेगा कि अभी जंतर मंतर आपको यहाँ दिख रहा है। और बात यहाँ चली आई कि चिमन भाई पटेल जो कांग्रेस के उस समय के चुने हुए मुख्यमंत्री थे, उनका इस्तीफा होना चाहिए, जस्ट लाइक कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। और जैसे अभी एक मोदी जी की मजबूत सरकार है, वैसे इंदिरा गांधी की बहुत मजबूत सरकार थी। 1971 में उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, बांग्लादेश पे विजय मिली थी। नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने उनको दुर्गा कहा था, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए जानी जाती थी, किसी के सामने नहीं झुकने के लिए जानी जाती थी, खास करके विपक्ष या अपोजिशन या आंदोलन के सामने। और उसको नव निर्माण मूवमेंट में स्टूडेंट्स ने, जेन जी ने, उस समय के जेन जी ने झुका दिया, और इंदिरा गांधी को खून का घूंट पी के चिमन भाई पटेल से इस्तीफा लेना पड़ा और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। लेकिन डियर स्टूडेंट, वही बात रुकी नहीं। जयप्रकाश नारायण उस
आंदोलन से, नवनिर्माण से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने बिहार में स्टूडेंट्स को नेतृत्व दिया। वहां उन्होंने ललकारा कि गुजरात में चिमन भाई पटेल को हटाया गया, स्टूडेंट ने सत्ता बदली, हम बिहार में भी ऐसा करेंगे, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। बिहार से वो आग पूरे कंट्री में फैली, और फिर जो हुआ आपको पता है, वो एक पूरा इतिहास है, उसने राजनीति को बदल दिया। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो उस नव निर्माण मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री को युवा शक्ति का बिल्कुल बिल्कुल एहसास है। डियर स्टूडेंट, यहाँ एक बात और हमें समझना चाहिए कि जहां कहीं दुनिया में बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं, स्टूडेंट की ही ऊर्जा से हुई है, चाहे वो ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो, चाहे कहीं भी पूरे दुनिया में हो। और इसीलिए ये बात भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि नेतृत्व किसी भी जनरेशन के हाथ हो सकता है। आप याद रखो कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व एक बूढ़े व्यक्ति जयप्रकाश नारायण जी के हाथ में था, लेकिन उसमें जो ऊर्जा थी वो जेन जी की थी, युवाओं की थी। तो ये हमें इसलिए याद रखना चाहिए कि कई बार हम अपने इतिहास को बहुत तेजी से भूलते हैं और हमें लगता है सब कुछ नया हो रहा है। इतिहास से सबक भी लेना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। अब आओ हम लोग देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं जुलाई में जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, याद रख लो। 20 जुलाई, जिस दिन जंतर मंतर से संसद चलो मार्च हुई, एक बहुत ही विवादास्पद दिन बन गया। उस दिन जो है इंटरनेशनल मून डे था, ये भी याद रखो। 22 जुलाई नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे था। इसी दिन 22 जुलाई 1947 को हमारा तिरंगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एडॉप्ट किया गया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, हम लोगों ने कारगिल पे विजय पाई पाकिस्तान के साथ। और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो सकता है इसकी वॉल्यूम आपको थोड़ी लो आ रही हो, सॉरी फॉर दैट। मैं देखूंगा कि इस माइक में क्या इशू हो सकती है। थोड़ा कान लगा के सुनना। और यदि आप यूजीसी नेट और सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की फाउंडेशन बैच जो फर्स्ट टाइम कोशिश की जा रही है पॉल साइंस हेल्प प्लेटफॉर्म पे, कि बिफोर आप पीवाई क्यूए और एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट से अपनी शार्पन करो कॉम्पिटिटिव स्किल, बेसिक फाउंडेशन जो सिलेबस में यूजीसी नेट की है, उसको यदि एक डायलॉग के थ्रू मिल करके, इट्स ए साझा प्रयास है, मैं आपके साथ डायलॉग करूंगा और कोशिश करेंगे एक बार रिविजिट करने की सभी टॉपिक को और समझने की। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी रजिस्ट्रेशन ऑन है। 10 अगस्त तक आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ इसको कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं इस पे polscl@gmail, इस पे आप मेल करें अपना नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ पे ये वेबसाइट है। ईमेल जो मैं कह रहा था यहाँ पे है। टेलीग्राम चैनल पे भी आप देखते रहें, इस संबंध में काफी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और ट्विटर पे भी, इसको आप एक्स कहते हैं, वहां भी पोस्ट की जा रही है। यदि आप सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट हैं, 2027 का इंतजार कर रहे हैं फाउंडेशन बैच का, तो 15 सितंबर 2026 से स्टार्ट होंगे। चलिए मिलते हैं फिर एक और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।